क्लास 12 की हिस्ट्री का एक और वीडियो दोस्तों लेकर के आ गया हूं मैं, जहां पर हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का ये पहला पार्ट है। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन। अगर आप इंट्रोडक्शन देखते हैं दोस्तों तो आपको आधा चैप्टर ऐसे समझ में आ जाता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप चेक कर सकते हैं उसको भी। उसको देखे बिना आगे ना बढ़े। मैं चाहूंगा आप पहले पहला पार्ट देखें, यानी कि 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दो हेडिंग कवर करेंगे। पहली हेडिंग है आपकी जेम्स प्रिंसेप और पेदस्सी। दूसरी हेडिंग दोस्तों होगी आपकी 16 महाजनपदों के बारे में। और फिर इसके बाद में जो इसकी सब हेडिंग होगी 16 महाजनपदों की, वो थी एक प्रारंभिक राज्य यानी कि मगध। वो सबसे प्रथम राज्य था। प्रथम मतलब सबसे अग्रणी था। किस तरीके से था, क्या बातें थी, वो सारी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जेम्स प्रिंसेप के बारे में। देखो जेम्स प्रिंसेप कौन थे, ये हैं आपके जेम्स प्रिंसेप। और इनको आप देख सकते हैं, ये कौन थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दोस्तों एक अधिकारी थे। ठीक है, इन्होंने मदद करी खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि को खोजने में, उसका अर्थ समझने में। देखो शुरुआत से समझो, सारी कहानी आपको समझाता हूँ। ये जो चैप्टर है ना, ये है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का। और उस समय पर अपने देश में ब्राह्मी लिपि में जो लेख थे वो सारे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में देखने को मिलते थे। अब उस समय से पहले के भी दोस्तों हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं थे, लेकिन जिस समय के साक्ष्य मिले उसको जब हमने कालक्रम में डिवाइड करा तो पता चला कि वो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के हैं। मगर एक समस्या थी, हमारे पास में साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन उनको समझने के लिए हमारे पास में कोई बुद्धिमत्ता नहीं थी। बुद्धिमत्ता का मतलब होता है यार कि जो चीज उस पर लिखी हुई है वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐतिहासिक चीजें होती हैं। अब आप ऐतिहासिक चीजों में इस लैंग्वेज को देखिए जरा। ये एक खरोष्टी लिपि का दोस्तों अभिलेख है, उसी जमाने का है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का ही है। आप इसको ध्यान से देखें, इसमें जो लिखा हुआ है दोस्तों किस तरीके से लिख रखा है। मतलब आप थोड़ा बहुत देखेंगे, थोड़ा बहुत जो है आपको, जैसे कि ये शब्द ये थोड़ा बहुत इंग्लिश जैसे देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर ये देखिए, ये 3 जैसा बना रखा है। ठीक है, ये कुछ ऐसे छाता जैसा बना हुआ है, ये जी बना हुआ है, ये 3 बना हुआ है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो मैंने जी शब्द को बोला है ये जी नहीं है। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि या खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख हैं। फिलहाल तो ये खरोष्टी लिपि है और इसको समझ पाना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी, बहुत सारे इतिहासकार आए जिन्होंने इसको समझने की कोशिश करी, मगर इसका अर्थ निकाल पाने में दोस्तों उन्होंने कोई सफलता हासिल नहीं करी। अब आप जरा ब्राह्मी लिपि को भी देखें एक बार। यहाँ पर एक खरोष्टी गलती से लिखा हुआ है, ये आपकी जो है ब्राह्मी लिपि है दोस्तों। लेखनी पर मत जाएं, ठीक है, लेखनी बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही होगी। तो ये जो ब्राह्मी लिपि है आप इसको भी ध्यान से देख सकते हैं, ये किस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे सारी चीज़ों को मतलब अलग अलग तरीके से, जैसे हमारे यहाँ पर कोई ऐसा अक्षर ही नहीं होता ब्राह्मी लिपि में। ये हमें ऐसे देखने में लग सकता है उल्टा वाई है, ये उल्टा टी है, ये सीधा एफ है, लेकिन दोस्तों इंग्लिश के अक्षर नहीं है। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि आप देखो, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो समझने में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही होगी ना। तो अब ये जब हम समझ नहीं सकते, इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये समझ नहीं सकते खरोष्टी लिपि में लिखी हुई बातों को, तो उनके अर्थ कहाँ से निकालेंगे। लेकिन इनके अर्थ निकालने में जो है, यहाँ पर जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों 1837 में, आपसे टाइम पूछा जाएगा 1837 याद रखना। यहाँ पर देखो बुक में आपके लिखा हुआ है 1830 के दशक में। ठीक है, 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाल दिया। ठीक है, 30 का दशक मतलब 1830 से 40 के बीच की बात होती है। जहां पर भी आपको दशक शब्द देखने को मिले ना, तो मतलब समझ जाना कि उसके आगे का जो 10 साल होगा उसके बीच का कहीं भी, है ना। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि 15वीं शताब्दी में ये काम हुआ, तो मतलब सन 1400 से लेकर के 1500 तक के बीच का कोई भी समय हो सकता है ना। तो ऐसे जब 1830 का दशक आया तो समय है कितना, 1837। एग्जैक्टली समय 1837 है। इसमें जेम्स प्रिंसेप जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, इन्होंने खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का मतलब निकाल लिया। मतलब निकालने के बाद में उनको ये पता चला कि ज्यादातर अभिलेखों पर दोस्तों ये जो P10 लिखा हुआ था, आप इसको देख सकते हैं, ये P10 लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से P10 लिखा हुआ है। मतलब जो भी यहाँ पर आप ये समझें, अब भाई हमें तो इस लिपि का इतना ज्ञान नहीं है। ठीक है, इतना छोड़ो, हमें तो 0.1% भी इस लिपि का ज्ञान नहीं है। तो इन्होंने ये महसूस किया कि ज्यादातर अभिलेखों पर P10 लिखा हुआ था। इसके अलावा कुछ अभिलेखों पर अशोक भी अंकित था। ठीक है, अशोक अंकित होने का मतलब कि ये जितने भी अभिलेख थे दोस्तों वो अशोक काल के थे। मतलब अशोक जब साम्राज्य चल रहा था तो उस टाइम पर उन्होंने जो अभिलेख थे वो लिखवाए थे। फिर इन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद में जब अर्थ निकाल लिया तो ये चीज़ों को समझना बहुत आसान हो गया। ठीक है, लोग इसको समझने लग गए और भाई सारे इतिहासकारों के सामने ना एक बहुत ज़्यादा नई जानकारी अवेलेबल हो गई। अब जैसे ही नई जानकारी इतिहासकारों के सामने अवेलेबल हुई ना, तो इसमें यूरोप के इतिहासकार थे, क्या अपने भारत के इतिहासकार थे दोस्तों, सारे के सारे जुड़ गए
बहुत सारा नया इतिहास जानने के लिए कि मतलब 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के भारत में क्या चल रहा था, इसके बारे में जानना था। और जानते भी क्यों नहीं, जब अभिलेखों को मैच करा गया था ना, तो देखा गया था कि मैप में, आप देखिए इस वाले मैप में देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस मैप में कहां से लेकर के कहां तक की ये जो है अभिलेख फैले हुए थे। मतलब ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, ठीक है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य होता है दोस्तों, और सारे पूरे साम्राज्य में एक ही जैसे अभिलेख प्राप्त होना, मतलब ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत की जरूरत रही होगी, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था की जरूरत रही होगी, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा समग्रता की जरूरत रही होगी। तो ये चीज सोच करके आप खुद से देखो कि यार हम लोगों से अगर बात करें तो एक शहर साफ रखा नहीं जाता, एक शहर साथ में चलता नहीं है। आजकल भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैल जाता है कई कई जगहों पर, केवल एक जिले के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि उस जिले की जिम्मेदारी ढंग से नहीं ली जा पा रही होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आबादी बहुत ज्यादा है। उस टाइम पर इतने बड़े साम्राज्य का संचालन कैसे किया जा रहा होगा, ये चीज सोच करके जितने भी इतिहासकार थे ना, बहुत एक्साइटेड थे, चाहे वो भारत के हो चाहे वो यूरोपीय हो, सबके सब जुड़ गए। और उन्होंने सोचा कि आज तक हमने जो है ना, कभी भी राजनीतिक इतिहास के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उस टाइम की बात है ये, मतलब ये जब हमारे इतिहासकारों को अर्थ पता चल गया था ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का, तो उन्होंने सोचा कि हमें राजनीतिक जो इतिहास है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्यों ना हम लोग इसका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों प्रकार का इतिहास निकालते हैं। सांस्कृतिक भी निकाला, बाद में बात करते हैं। तो इस चैप्टर में दोस्तों सारे के सारे इतिहासकार लग गए राजनीतिक इतिहास जानने में। देखो मैंने क्या पॉइंट लिख रखा है, भारतीय और यूरोपीय इतिहासकारों ने इन लिपियों का, ये जो आपके जितने भी अभिलेख थे दोस्तों, उनका खूब गहन अध्ययन किया और ये परिणाम निकालने की कोशिश की कि उस समय के राजवंश किस तरीके से चलते थे। इन्होंने राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना करने की कोशिश करी। इसका मतलब होता है कि उस समय का इतिहास निकालने की कोशिश की, उस समय के इतिहास के बारे में समझने की कोशिश की कि किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके से राजा राज करते थे, शासन करते थे, ये सारी बातें, ठीक है। तो पुनर्रचना शब्द आप कई बार देखेंगे। पुनर्रचना का मतलब होता है कि भाई हमारे पास में जो अभिलेख मिले हैं, उनको अभिलेखों के जरिए, साक्ष्यों के जरिए, सबूतों के जरिए, चाहे सिर्फ वो अभिलेख हो, साक्ष्य हो, सबूत हो, या फिर कोई और वस्तु हो, कुछ भी हो, ठीक है, साक्ष्य में तो सब कुछ आ जाता है। तो इन सारी चीजों से हमें क्या कहानी मिल पाती है। और देखो यार, अगर किसी का एक मटका, ठीक है, और एक हड्डी देखने को मिलेगी, तो आप इसकी दो ही कहानी बना सकते हो कि हो सकता है इसका अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया और जो मटका प्रयोग में लाया गया होगा वो यहीं पर छोड़ दिया गया होगा, है ना। तो हमने एक कहानी बनाई, हमने एक विजुलाइज करने की कोशिश करी, कल्पना करने की कोशिश की उस टाइम पर क्या हो सकता है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं दोस्तों, वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटीज है ना, इसी को बोलते हैं पुनर्रचना, ठीक है। हम खुद से बना रहे हैं और कई सारी कहानियां बनाते हैं। कहानियों का मतलब है कई सारी चीजों के तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, अलग अलग तर्क देते हैं, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तर्क देते हैं, फिर सारे एक दूसरे को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है, तुम्हें कैसा लगता है। तो दूसरे बोलेंगे नहीं नहीं, तुम्हारी बात में ना थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों फिर कई विचार विमर्श करने के बाद में, कई सारे तर्क वितर्क देने के बाद में कि ये वस्तु यहाँ पर अवेलेबल है, वो वस्तु वहाँ पर अवेलेबल है, इसका मतलब ये चीज़ें ऐसे इंट्रैक्शन की होंगी। दूसरा कहता होगा नहीं नहीं, इंट्रैक्शन नहीं की होंगी, सिर्फ ऐसे ही रखी गई होंगी। मतलब आप खुद से समझ करके देखो, आपके रूम को देखो, आपके रूम में आपकी चेयर जहाँ पर आप बैठे हुए हो अभी, या बेड पर बैठे हुए हो, या आप कहीं भी हो जिस टाइम पर, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप ये वीडियो कहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। लिख देना यार कमेंट में क्या दिक्कत होती है। ये शोर करने वालों को इग्नोर करना है यार, ये शोर करने वाले बहुत दुखी करते हैं। मेरे मोहल्ले में इन सबको पता नहीं कैसे पता चल जाता है मैं वीडियो शूट कर रहा होता हूँ। जैसे ही वीडियो शूट करूँगा 3-4 लोग जो हैं, कभी कुछ बेचने वाले, कभी आजकल तो बेचने वालों का एक नया जलवा शुरू हो गया दोस्तों। वो क्या करते हैं कि जो एक लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर ले लेंगे और बोलेंगे 50 के 5 किलो आलू। पूरे दिन दुखी करते रहते हैं यार। तो मैं कह रहा था आप अपने रूम को देखो और आप अपने रूम से चले जाओ, ठीक है। उसके बाद में कोई अगर उस रूम में आएगा तो वो चीज़ों को यही तो देखेगा कि ये चीज़ यहाँ रखी है, वो चीज़ यहाँ रखी है। इसका मतलब ये बच्चा जो था वो अभी पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। आपके बेड के आसपास में अगर बुक्स रखी होंगी तो कहेंगे बच्चा पढ़ाई कर रहा था, और अगर बुक्स पे बहुत धूल जमी होगी तो बोलेंगे कि बच्चे ने काफ़ी दिनों से बुक्स ही नहीं उठाई, है ना। तो ये हम क्या करते हैं, पुनर्रचना कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इतिहासकारों ने पुनर्रचना करने की कोशिश करी और इन्होंने पूरा ध्यान लगाया राजनीतिक इतिहास की तरफ में, क्योंकि पहले इससे राजनीतिक इतिहास के बारे में ज़्यादा विचार विमर्श नहीं किया जाता था। मतलब 1830 की बात है ये दोस्तों, 1830 के दशक की। तो उसके बाद में 1840 1850 जब भी इसका अर्थ निकाला गया होगा तो उन्होंने सोचा होगा कि राजनीतिक इतिहास पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। उस समय का शासन प्रणाली कैसा चल रहा था, सारी चीज़ें समझने की कोशिश की। और क्या करा इन लोगों ने ये सोचने की कोशिश की कि ये जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं वो चाहे किसी भी तरीके के हों, ठीक है। राजनीतिक परिवर्तन का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पे जैसे एक शासन प्रणाली है, ठीक है। तो शासन प्रणाली के दौरान उसमें आर्थिक विकास कितना हुआ,
हम लोग बोलते हैं हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो थम सी गई। क्यों थम जाती है? क्योंकि सरकार जो होती है हमारी, अगर वो काम ढंग से नहीं करेगी, वो आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए विचार विमर्श नहीं करेगी, उस पर जो है प्लान एग्जीक्यूट नहीं करेगी, तो होगा क्या कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो थोड़ी सी गतिरुद्ध हो जाएगी, है ना, वो रुक जाएगी। तो ऐसे में आवश्यकता होती है कि जो सरकार है वो अच्छे से कार्य करे। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सरकार थी, सरकार मतलब उस समय का शासन प्रणाली, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली सरकार का शब्द यूज नहीं होगा, राज शासन का यूज होगा, क्योंकि तब राजस्थान चल रहा था। तो ये राजतंत्र के जरिए क्या आर्थिक विकास हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? ठीक है, राजतंत्र के जरिए यहाँ पर आर्थिक विकास हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो राजनीतिक परिवर्तन हुए थे, मतलब राजनीतिक परिवर्तनों का भी आपको मतलब बता देता हूँ, हो सकता है कोई अगर डाउट में चला गया हो। राजनीतिक परिवर्तन का मतलब देखो, पहले तो मेरे ख्याल से शासन राजतंत्र नहीं चलता होगा, ठीक है, कोई एक सरदार रहता होगा, फिर धीरे धीरे उसके पास पावर्स आ गए, आप अभी आगे देखेंगे, और धीरे धीरे पावर्स आने के बाद में उन्होंने जो है अपना एक शासन प्रणाली स्थापित कर लिया, टैक्स वगैरह लेने की शुरुआत कर दी, कर वगैरह जुटाने की शुरुआत कर दी, ठीक है। तो कर इकट्ठा करना, फिर लोगों से भेंट इकट्ठा करना, और फिर लोगों का ही भला करना, उनके लिए सड़कें बनवाना, रास्ते बनवाना, सुरक्षा का भाव देना, सुरक्षा की जिम्मेदारी देना, ठीक है, मतलब सुरक्षा करने की जिम्मेदारी लेना देना नहीं, ये सारी चीजें राजतंत्र में आने लगी। तो जिस तरीके से राजनीतिक परिवर्तन होना शुरू हो गए, ये सारे काम होना शुरू हो गए, तो लोगों का सामाजिक विकास किस तरीके से हुआ, हमें ये समझना है। और हमें ये भी समझना है कि जैसे ही सारी चीजें हुई, लोगों का आर्थिक विकास भी हुआ या फिर नहीं हुआ। तो फाइनली अब आइए दोस्तों, हम लोग ये देखेंगे कि ये जितनी भी चीजें हुई जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जो भी खरोष्ठी लिपि या ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला गया, उससे इतिहासकारों ने जो अशोक के अभिलेख, अशोक के जो भी चीजें थी उनको पढ़ा, समझा, उससे क्या कहानी बनाई, और वो कहानी किस हद तक हमें समझ में आती है, उनके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकासों के बारे में किस हद तक हमको समझाती है। ठीक है, आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपनी अगली हेडिंग की तरफ में। हमारी अगली हेडिंग है 16 महाजनपदों के बारे में, है ना। 16 महाजनपद, देखो 16 महाजनपदों के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो समय पीरियड है ना, ये है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के बीच का। और इस समय पर दोस्तों काफी सारे हमारे उपमहाद्वीप में बदलाव होने शुरू हो गए थे। कौन कौन से बदलाव हुए थे आइए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो महाजनपदों का है ना जो उदय होना शुरू हुआ था। उदय का मतलब ये है कि उनमें विकास होना शुरू हो गया था। पहले, उससे पहले महाजनपद थे कि नहीं थे, राज्य थे कि नहीं थे, उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सबूत नहीं है। लेकिन इस टाइम पर हमारे पास में काफी हद तक साक्ष्य उपलब्ध थे, जिससे हमें ये पता चला कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक में जो है ना काफी ज्यादा इन जनपदों का उदय हुआ। जैसे हमारे यहाँ पर एक स्टेट होता है, राज्य होता है, जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, ऐसे ही दोस्तों इनके यहाँ पर महाजनपद थे। ठीक है, हम लोग राज्य बोलते हैं, ये लोग अपने उस बड़े से समुदाय को, बड़े से एक भूमि के टुकड़े को महाजनपद कहते थे। और क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लोहे का बहुत ज्यादा प्रचलन होना शुरू हो गया था इसी टाइम पर, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था। ठीक है, लोहे का प्रचलन बढ़ गया, जैसे कि आप इस अशोक के स्तंभ को देख सकते हो, है ना, ये अशोक का स्तंभ रहा। इसके बाद में आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर नगरों का विकास भी होना शुरू हो गया था। जो नगर हैं वो दोस्तों और ज़्यादा समृद्ध होते जा रहे थे। जैसे कि आप ये इन चीज़ों को देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो झोपड़ियाँ जैसी जो चीज़ें होती हैं, जो मकान के स्ट्रक्चर वगैरह थे, वो भी काफ़ी हद तक परिवर्तित होकर के एक समृद्ध होते जा रहे थे। और दोस्तों आप इन सिक्कों को देखिए, ये अशोक काल के ही सिक्के हैं, और तो और ये अशोक के ही सिक्के हैं। ठीक है, तो इस पर ये आप जो फोटो देख पा रहे हैं, जो चित्र बनी हुई है दोस्तों, ये एक राजा की फोटो बनी हुई, इमेज बनी है। और अगर आप खरोष्ठी या ब्राह्मी लिपि को डिकोड कर पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों पीदस्ती। ठीक है, ये पीदस्ती लिखा हुआ है, या फिर ये पीदस्ती अशोक सम्राट लिखा हुआ है इस तरीके से। दोस्तों मैंने आपको पीदस्ती का मतलब नहीं बताया। पीदस्ती को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे ना, तो आपके सामने दो शब्द आएंगे। पहला होगा आपका पी और दूसरा होगा दोस्तों आपका दस्ती। तो ये जो दस्ती है इसका मतलब होता है दिखने वाला, और जो पी है इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर सुंदर। तो सुंदर दिखने वाला जो व्यक्ति था, दिखने वाला, मैंने दिखने वाला छोड़ दिया यहाँ पे लिखना, सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को दोस्तों उपाधि दी गई थी पीदस्ती की। जैसे हमारे यहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी गई है, ऐसे ही आप किसी और व्यक्ति को समझ सकते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको चाचा की उपाधि दी गई है ना, हम लोग बोलते हैं चाचा। तो इसी तरीके से सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को दोस्तों अशोक जो बहुत सुंदर दिखते होंगे, तो इसीलिए पीदस्ती के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस समय पर हुई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ऐसे ही दो चीज़ें और भी हुई यहाँ पर दोस्तों, धार्मिक विचारधाराओं का उदय भी हुआ। इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विचारधारा है वो है दोस्तों बौद्ध धर्म की विचारधारा, है ना। और इसके अलावा दूसरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विचारधारा है वो दोस्तों है जैन धर्म की विचारधारा। ये है महावीर स्वामी यानी कि महावीर जैन, जिन्होंने जो है जैन धर्म की स्थापना करी थी। और ये गौतम बुद्ध हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इनके शिष्यों को आप देख सकते हो यहाँ पर, ये शिष्य इनके जो हैं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसी इमेज बनाई गई है।
तो दोस्तों इनके ग्रंथों में, दोनों लोगों के ग्रंथों में, काफ़ी ग्रंथों में, उनमें जिनमें बौद्ध धर्म का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र, उसमें दोस्तों हमको 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। दोनों में अलग अलग नाम है, लेकिन जो महान राज्य थे उस समय के महान जनपद थे उनके कुछ कॉमन नाम थे। ठीक है, दोनों में सेम नाम देखने को मिलते हैं, वो आपको आपकी बुक में देखने को मिल जाएंगे। आप देखना ही के ऊपर मैं काम छोड़ रहा हूँ, वो यहाँ पर मैंने नोट कर दिए, जैसे कि काशी, कोसल, अंग, चेदी, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। इसके अलावा दोस्तों अश्मक, गांधार, कंबोज, वज्जी, मल्ल, मगध, वत्स, कुरु, अवंती। ये वो राज्य हैं दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा मतलब महाजनपदों, ये महाजनपदों के रूप में जाने आते हैं और काफ़ी समृद्ध थे। ठीक है, उस समय पर काफ़ी आरंभिक विकास में सबसे आगे थे, इनमें काफ़ी हद तक परिवर्तन हो रहे थे। आप आगे देखिए, यहाँ पे मैंने मैप में सारे राज्यों को दर्शा दिया है। यहाँ पे दोस्तों ये गांधार है, कंबोज है, कुरु है, मत्स्य है, अवंती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये छेदी है। ठीक है, छेदी जिसको बोल सकते हैं, सूरसेन है, काशी है, अंगा है, मल्ला है, वज्जी है, कोशला है, वत्स है। तो ये सारे राज्यों को आप अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा करके बसा लें, क्योंकि आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो वो भी चीज़ें जो हैं आपको काम में आएंगी। फिर यहाँ पर देखो सभी राज्यों की राजधानियों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप राजधानियों के बारे में जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा। लिंक में आपको जो है मैंने सारी राजधानियों के बारे में बता दिया, डिटेल से विस्तार से बताया। और अगर अभी तक नहीं बताया होगा, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आने वाले समय में बता दूंगा, दोबारा आगे चेकआउट कर लेना। तो समझते हैं दोस्तों इन महाजनपदों के बारे में। सबसे पहली बात तो ये जो महाजनपद है ना, इन महाजनपदों में काफ़ी ज़्यादा किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी का मतलब होता है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो किलेबंदी है ताकि बाहरी व्यक्ति देश में और जो देश के व्यक्ति हैं बाहर जल्दी से आ जा ना सके, कुल मिलाकर के अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए एक उपाय किया गया था। सभी महाजनपदों में लगभग ये चीज़ देखने को मिली है। और तो और इतने बड़े महाजनपद की सुरक्षा अगर करनी होती होगी इनको दोस्तों, तो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में सेना की भी जरूरत पड़ती होगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये उसी समय की सेना की एक इमेज है। बेसिकली असली इमेज नहीं है, अंग्रेजों की इमेज है, लेकिन मैंने बस ऐसे दर्शाने के लिए आपको दिखाया हुआ है कि एक सेना की जो है जरूरत पड़ती होगी काफ़ी ज़्यादा। और सेना दोस्तों इनकी स्थायी या फिर अस्थायी होती थी। तो पहले जो कुछ राज्य थे दोस्तों, उनके पास में अस्थायी सेना होती थी। अस्थायी सेना क्या होती है और स्थायी सेना क्या होती है, दोनों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। जो स्थायी सेना होती है दोस्तों, वो प्रोफेशनल रूप से सैनिक ही होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनसे जो है उनको वेतन भी दिया जाता है। पूरे साल उनको ट्रेनिंग दे करके किसी युद्ध वगैरह में अपनी मतलब जान देने तक के लिए भी राजी किया जाता है कि आप हमारे साथ में सैनिक के रूप में कार्य करेंगे। जो अस्थायी सेना होती है दोस्तों, ये किराए की सेना होती है। कोई भी राजा किराए से यानी कि कुछ समय के लिए भाड़ा दे करके सेना को बुला सकते हैं। और बेसिकली उस टाइम पर ये जो अस्थायी सेना थी, ये किसान हुआ करते थे। तो बहुत सारे किसान जिनको धन की आवश्यकता होगी, वो युद्ध में लड़ने के लिए चले जाते होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अस्थायी सेना हुआ करती थी ज़्यादातर राज्यों के पास में, और ज़्यादातर कुछ राज्य ऐसे भी थे जिनके पास में स्थायी सेना हो गई थी, है ना। तो आइए एक एक करके जानते हैं महाजनपदों के बारे में सारी बातें जो कुछ भी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों दार्शनिक विचारधाराओं में उल्लेख की, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथ मिले, उसमें हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि इन महाजनपदों में से दोस्तों जो सबसे सारे महाजनपद थे, उनका एक राजा या एक शासक हुआ करता था। और जितने भी छोटे छोटे जो जनपद होते थे, क्योंकि देखो एक बड़े महाजनपद के अंदर भी कई सारे जनपद आते हैं, तो उन जनपदों में दोस्तों गढ़ या संघ के नाम से लोग जाने जाते थे, वो जो छोटे वाले जनपद होते थे। और उनमें दोस्तों कई समूहों का शासन हुआ करता था, जैसे 5, 10, 15, 50 लोग भी उन पर शासन करते थे। और इनको भी दोस्तों राजा ही कहा जाता था, इनका प्रत्येक व्यक्ति राजा भी कहलाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध और जो जैन धर्म के महावीर जैन है दोस्तों, वो भी इन्हीं गढ़ों से ही संबंधित थे, गढ़ या संघ से ही संबंधित व्यक्ति थे, तो वो भी एक प्रकार से राजा ही थे। अच्छा, इन गढ़ या संघ के अंतर्गत में ना भूमि सहित आर्थिक स्रोतों पर भी काफी ज्यादा नियंत्रण होता था, वो चाहे नियंत्रण किसी भी रूप में हो। मैंने यहाँ पर क्या बोला है, भूमि सहित आर्थिक स्रोत। अब देखो आर्थिक स्रोतों का मतलब हो गया जैसे कि कोई किसान है, ठीक है, उसके पास जमीन हो गई तो जमीन से वो धन उपजाएगा, ठीक है, किसी भी तरीके से धन की प्राप्ति कर सकता है। इसके अलावा अगर उनके पास में गाय बैल भैंस वगैरह है, तो गाय और भैंस का वो दुग्ध वगैरह व्यापार करके भी, उनसे दही मक्खन वगैरह बना करके भी दोस्तों काफ़ी हद तक की धन अर्जित करते होंगे। इसके अलावा कुछ और व्यापारी होंगे जो वस्तुओं को आदान प्रदान करने का कार्य करते होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों चाहे कोई भी प्रकार का यहाँ पर आर्थिक स्रोत था, उस पर राजाओं का ही नियंत्रण, राजाओं का या गढ़ों का ही नियंत्रण हुआ करता था। इस समय पर ये सब कुछ बातें हमें कहाँ से पता चली हैं, उन अभिलेखों को पढ़ने के बाद में पता चली कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। तो मैंने यहाँ पर महाजनपद के बारे में बता दिया।
बता दिया कि ये किले बंद होते थे, प्रारंभिक सेनाओं के बारे में बता दिया, लेकिन प्रारंभिक सेना का खर्च के बारे में बात करना जरूरी है। खर्च का मतलब ये कि दोस्तों इतने बड़े राज्य, इतने बड़े बड़े राज्य, तो इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती होगी। आप सब लोग समझते हैं कि राज्य अगर बड़ा होगा तो पैसे भी ज़्यादा चाहिए होंगे उसको अच्छे से चलाने के लिए। तो इतना ज़्यादा पैसा का मतलब है धन, ठीक है। जब भी मैं गलती से पैसा बोलती हूँ तो भाई इसको धन समझ जाना। तो इतने ज़्यादा मात्रा में धन की प्राप्ति करने के लिए दोस्तों हो सकता है कि राजा सही तरीके से सुचारू ढंग से कार्य ना कर पा रहे हों। तब दोस्तों जो हमारे यहाँ के ब्राह्मण थे उन्होंने धर्मशास्त्र का निर्माण किया। धर्मशास्त्र में दोस्तों इन्होंने समाज को 4 वर्गों में बांट दिया। सबसे पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। हम सब लोग इनके बारे में जानते हैं और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, शूद्र होंगे या फिर वैश्य से आते होंगे। जो भी हो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो जो क्षत्रिय वर्ग के लोग थे दोस्तों, उनके लिए ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र में कुछ कार्य उल्लेखित कर दिए हैं। क्या क्या कार्य उल्लेखित किए? जैसे कि पहला कार्य ये होगा कि जितना भी शासन संबंधी काम होगा दोस्तों वो एक क्षत्रिय ही करेगा। अब शासन में कई सारे काम आते हैं, जैसे कि सेना, ठीक है, सेनापति या फिर राजा बनना या फिर युद्ध करना, आक्रमण करना, ये सारे काम शासन से संबंधित जितने भी काम है वो दोस्तों एक क्षत्रिय ही करेगा। अब ये क्षत्रिय जो कार्य करेगा तो उसको अर्निंग भी तो करनी होगी। तो धर्मशास्त्र में अर्निंग के बारे में भी बताया गया है। क्या बताया गया? कि कर वसूल करके आप जो है अर्निंग कर सकते हो, टैक्स वसूल करके आप अर्निंग कर सकते हो। आप इस वाले फोटो को देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये जो फोटो है इसमें कर वसूलते हुए दिखाया गया है कि कर वसूलने से जो राज्य की आमदनी है वो करी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों भेंट वगैरह देना, भेंट देना, ठीक है, भेंट देने से भी राज्य की आमदनी होगी। अभी भेंट कैसे दी जाती है? अभी आपने देखा होगा कि कोविड के समय जो है पीएम केयर फंड खुला हुआ था, तो हम सब लोगों ने जिसमें जितना भी जिसके पास में दोस्तों पैसे होते थे उसने उसको दिया, मतलब उसने उस पीएम केयर फंड में थोड़ा बहुत डोनेट किया। डोनेट करने का मतलब हुआ हमने उनको भेंट दी, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो जिसका जितना मन हो वो राजाओं को भेंट दिया करते थे उस समय पर, है ना। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा समृद्ध तरीका बताया गया है वो है दोस्तों आक्रमण करना। तो धर्मशास्त्र में दोस्तों आक्रमण करके संपत्ति जुटाने का एक तरीका बताया गया, जो कि सबसे ज़्यादा महान संपत्ति जुटाने का तरीका होता था। खूब सारी संपत्ति मिल जाती थी। तो आप देखते होंगे कि पहले के राज्य में मतलब पहले के समय में आपने मूवीज़ में या फिर हिस्ट्री की कहानियों में कई बार पढ़ा होगा कि इन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। उसके पीछे अल्टीमेटली कारण यही था कि हम उनके ऊपर आक्रमण करेंगे, उनको युद्ध में हराएंगे और हराने के बाद में जो है काफ़ी सारी मात्रा में हम धन अर्जित कर लेंगे, उनके पूरे राज्य पर बेसिकली हमारा ही नियंत्रण हो जाएगा। अच्छा, आक्रमण करने के बाद में क्या होता था ये आपको मैं बताता हूँ। कई बार ऐसा होता था कि कुछ राजा खुद ही शासन करने लगते थे, अपने राज्य का प्रसार कर लेते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जो हार गया है वो जो जीता हुआ है उसके अंडर में आ जाता था। तो ये राजा जो ऊपर जीत गए हैं ये इनसे अपना एक सिग्नेचर या दस्तावेज या कुछ भी मतलब भी तरीके से बॉन्डिंग वगैरह करवा लेते होंगे, एग्रीमेंट करवा लेते होंगे कि इतनी संपत्ति का इतना भाग जो है मुझे तुम देते रहोगे, या फिर अपने में से अपने राज्य में से इतनी संपत्ति मुझे दे दो, या फिर कुछ और भी चीज़ें जो भी उनका आपस में एग्रीमेंट बनता हो। तो एग्रीमेंट का मतलब ये है कि दोनों के बीच में जो भी समझौता होता हो। तो इस तरीके से संपत्ति जुटाने के भी तरीका एक आक्रमण हुआ करता था। अच्छा, मैं आपको स्थायी सेना और अस्थायी सेना के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पर एक मैंने सब लिखा हुआ है सहायक सेना। सहायक सेना का मतलब होता है ऐसी सेना जो सच में सेना नहीं है, लेकिन जब जरूरत पड़ती होगी तब वो सेना का कार्य करती होगी। अब यहाँ पर 2 तरीके के लोग भी हो सकते हैं। पहली तो सहायक सेना रखने वाले लोग किसान ही हुआ करते थे, मतलब वो खुद से किसानी का कार्य कर रहे हैं, राजा को जरूरत अगर पड़ गई तो वो चले गए सेना के रूप में, ठीक है, कार्य करके सैनिक बन करके लड़ के वापस चले आए, फिर अपना किसानी का कार्य करने लगे। दूसरे दोस्तों ऐसे होते होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी सेना अगर होगी तो बहुत ज़्यादा धन की जरूरत पड़ती होगी, उनको पूरे साल वेतन देना, उनका खाना पानी देना, उनके ऊपर ट्रेनिंग कराना, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो ऐसे में धन इतना ज़्यादा मात्रा में ना खत्म हो, इसके लिए राजा लोग किराए पर या कुछ समय के लिए सेना को एक्वायर करते होंगे, है ना। तो वो सेना जो कुछ समय के लिए आती है वो सहायक सेना कहलाती है। अब वो सहायक सेना 2 प्रकार से हो सकती है। पहली वही किसान जो मैंने अभी बताया, दूसरी वो जैसे कि कोई एक आदमी है वो अपनी सेना बना करके रखा हुआ है, उसको शासन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो अपनी सेना बनाया, अपने लोगों को हायर कर रखा है, उनका खाना पर खर्चा सब कुछ वो देता है। लेकिन जब किसी राजा को जरूरत पड़ती होगी, वो चाहे कोई भी राजा हो सकता है, तो वो अपनी सेना उनको कुछ समय के लिए दे देता होगा, बदले में बहुत सारा धन ले करके उनमें आपस में बांट के अपना भी कुछ वैसे बचा लेता होगा। तो इस तरीके से सहायक सेना हो सकती है जो कि कुछ समय के लिए थी। तो इस टाइम पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा राज्यों में सहायक सेना भी देखने को मिली है,
जबकि कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने स्थायी सेना का भी विकास कर लिया था। वो इतने समृद्ध हो चुके थे कि उन्होंने स्थायी सेना को भी रख लिया था। स्थायी सेना रखना काफी बड़ी बात है ना। आइए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं मगध के बारे में। हमारी अगली हेडिंग है मगध। हेडिंग के आगे लिखा हुआ है 16 महाजनपदों में प्रथम। प्रथम का मतलब हुआ ये सबसे आगे थी, सबसे नंबर 1 पर थी। क्यों? ये महाजनपद में ऐसी क्या खास बातें थी कि ये नंबर 1 पे थी? देखो, प्रेजेंट टाइम पर मगध का जो लोकेशन अगर आप देखोगे ना, तो आप इस मैप में देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ही पड़ता है। मतलब काफ़ी हद तक का जो हिस्सा है वो थोड़ा उत्तर प्रदेश में है, थोड़ा दोस्तों ये झारखंड का भी हिस्सा मगध में आ जाता है, बिहार का पूरा हिस्सा लगभग आता है, और तो और बांग्लादेश का भी काफ़ी हद तक हिस्सा जो आता है वो मगध साम्राज्य में यानी कि मगध महाजनपद में आ जाता है। इन सबकी भौगोलिक स्थिति को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ की दोस्तों कुछ खास बातें थी जिनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे, जिसके कारण मगध ना नंबर 1 पर आता था। तो इतिहासकारों ने, जो प्रेजेंट टाइम के इतिहासकार है दोस्तों, वो किसी भी राज्य के महान होने को उसके संसाधनों के कारण बताता है कि जो संसाधन होंगे जिसके कारण उस राज्य में सुलभता आई होगी, लोगों को आसानी हुई होगी शासन करने में, क्योंकि उनके पास संसाधन हैं। तो आजकल के जो इतिहासकार हैं वो ये बताते हैं कि मगध में ना खेती की उपज बहुत अच्छी होती थी। आप यहाँ पर देखिए, मगध में जो खेती की उपज है ये काफ़ी अच्छी होती थी, क्योंकि यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी, ये सब कुछ बहुत कायदे की थी, जिसके कारण यहाँ की जो उपज है वो काफ़ी अत्यधिक अच्छी थी। जब उपज ज़्यादा अच्छी होगी तो यहाँ पर दोस्तों टैक्सेशन यानी कि कर ज़्यादा प्रणाली दिया जा सकता है आसानी से, जनता को अच्छे तरीके से जो है उपज मिलेगी, धन राशि प्राप्त होगी उसके बदले में। दूसरी जो सबसे बड़ी ये थी मगध के अच्छे होने की या मगध के प्रथम नंबर पर आने की, वो थे आप दोस्तों यहाँ के जंगल और जंगलों में व्याप्त हाथी। ये जो हाथी आप देख पा रहे हैं ये वहाँ पर दोस्तों मगध साम्राज्य में बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, और किसी और साम्राज्य में थे ही नहीं, जिसके कारण हाथियों के द्वारा शासन कर पाना सेना के लिए काफ़ी अच्छा हो गया। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों, सामान लाने ले जाने की दृष्टि से हाथियों का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता था। और जब किसी के पास ऐसी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, ऐसी वस्तुएं, ऐसे जीवधारी, ऐसे संसाधन उपलब्ध होते हैं दोस्तों, तो उसका फायदा उठा करके काफ़ी हद तक मुनाफा कमाते ही कमाते हैं ना। और जो इनका मुनाफा ना कमा पाए दोस्तों, वो फिर किस तरीके से अपने आप को लंबे समय तक की सर्वाइव कर पाएगा। तीसरी जो मगध साम्राज्य की दोस्तों उपलब्धता का कारण हमारे इतिहासकार, प्रेजेंट टाइम के इतिहासकार बताते हैं, वो है यहाँ की लोहे की खदानें। ये आप लोहे की खदानें देख सकते हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहे की उपलब्धता थी, जिसके कारण ये जो लोहे की उपलब्धता है, ये लोहे की जो खदानें दोस्तों झारखंड में प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, तो अगर कोई आपसे बोले कि बिहार में कहाँ पर है, तो आप सबसे पहले झारखंड बताएंगे, क्योंकि झारखंड अभी तो फिलहाल अलग राज्य है, लेकिन उस समय पर मगध में पड़ता था। और यहाँ जो लोहे की उपलब्धता थी दोस्तों, जिसके कारण औजार या फिर कोई हथियार वगैरह बना पाना, उपकरण वगैरह बना पाना, ये काफ़ी ज़्यादा आसान रह गया था, है ना। चौथा जो सबसे बड़ा कारण था दोस्तों, वो था वहाँ का नदी। नदी के कारण मगध में बहुत ज़्यादा सुगमताएं हुई, सरलताएं हुई, जिसके कारण दोस्तों मगध साम्राज्य को फलने फूलने में, यानी कि मगध जनपद को फलने फूलने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि नदी से आवागमन काफ़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, नदी के जरिए दोस्तों परिवहन जो मार्ग होता है वो भी बहुत सरलता से किया जा सकता है। मतलब नदी के जरिए दोस्तों परिवहन को भी बहुत सरल बनाया जा सकता है। आने जाने के कारण जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनका आदान प्रदान करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर किसी राज्य के पास में ऐसी गंगा जैसी नदी है तो दोस्तों वो तो उसके लिए वरदान हुई, जिसके कारण ये जो हमारा मगध था ये नंबर 1 पर आता है। और किसी भी राज्य में दोस्तों इतनी भौगोलिक स्थितियां देखने को अच्छी नहीं मिलती हैं। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य में जो कारण थे उस समय के, वो हमारे इतिहासकारों ने ये बातें खोज करके रखी हैं कि इसी कारण से मगध अग्रणी था। लेकिन इतिहासकार ये हमारे ज़माने के हैं, उस समय के भी कुछ इतिहासकार रहे होंगे जो उन्होंने उस समय की बातें लिखी दोस्तों, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म के ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है। उन लोगों ने बताया कि वहाँ के जो शासक थे, वहाँ के शासकों की नीतियाँ बहुत ज़बरदस्त थी। जैसे कि आप ये अशोक सम्राट को देख सकते हो, इन्होंने जो नीतियाँ बनाई, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर महाजनपदम, ये दोस्तों इन्होंने अपनी नीतियाँ, इन्होंने अपने जो टेक्निक्स या फिर बोल सकते हैं कि अपने कुछ नियम वगैरह बनाए, जिसके कारण ये साम्राज्य इतना समृद्धशाली बन पाया। देखो, हम सबका अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि संसाधनों के कारण इनके पास उपलब्धता थी, जिसके कारण ये बिहार या मगध बहुत महान बना उस समय पर। लेकिन ये लोग उस संसाधन को शायद इतनी वैल्यू ना देते हों, तो इन लोगों ने शासकों की नीतियों को बताया और कहा कि शासकों की जो नीतियां थी दोस्तों, वो इतनी ज़्यादा अच्छी होती थी कि उनके मंत्री किसी भी प्रकार के शासकों की जो नीतियां थी उनको लागू करने से कतराते भी नहीं थे। जो शासकों ने नीतियां बना दी वो फटाक से लागू कर दी जाती थी। आजकल अगर कोई शासक कोई नीति बनाने की कोशिश करेगा तो पहले उस पर अमल होगा, जनता का विचार विमर्श करा जाएगा और बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं। तो ओवरऑल आप दोनों
शासकों के दोनों इतिहास का, तो ओवरऑल आप दोस्तों दोनों इतिहासकारों के बीच का जो सोचने का नजरिया है उसके बारे में समझ सकते हो कि आजकल के इतिहासकार क्या सोचते समझते हैं मगध के महान होने के बारे में और तब के इतिहासकार क्या सोचते समझते थे, है ना। अब दोस्तों हम लोग कुछ थोड़ा सा मगध के बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर आता है मगध के बारे में, यहाँ पर किलेबंद होना। मगध जो था दोस्तों ये किलेबंद था, पूरा का पूरा मगध साम्राज्य यानी कि मगध जहाँ जो पूरा का पूरा मगध जनपद जो था दोस्तों ये किलेबंद हुआ करता था। आप यहाँ पर ये किलेबंदी को देख सकते हो। इस तरीके से घेराबंदी करी गई थी ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति जो है वो साम्राज्य में आ ना सके बिना परमिशन के, और यहाँ के लोग जो हैं वो जाएंगे तो परमिशन लेकर के जाएंगे या फिर जिस तरीके से भी जाएं, लेकिन बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश के कारण सुरक्षा की दृष्टि से इस तरीके से जो है किलेबंदी करी गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हो पाटलिपुत्र को, ये दोस्तों पाटलिपुत्र का एक फोटो है तो फिलहाल आधुनिक ही पटना का ही फोटो है, लेकिन मैंने यहाँ पर पाटलिपुत्र जैसे ही शब्द को दर्शाने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ की राजधानी पाटलिपुत्र थी पहले, लेकिन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, आप ध्यान से समझे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया पटना, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पर पटना है। आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग पटना में होंगे, प्रेजेंट टाइम पर ये वीडियो पटना से भी देख रहे होंगे। जो भी पटना से है मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, ठीक है। और दोस्तों ये बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे, जिसके कारण इसका आवागमन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति में है, यानी कि यहाँ पर आने जाने की सरलताएं बहुत अच्छी हैं, आना जाना काफ़ी अच्छे से हो पाता है। तो इसीलिए जो अभी भी बिहार है वो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अग्रणी राज्यों में से एक आता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों आर्थिक स्थिति के रूप में जो बिहार है उसकी स्थिति काफ़ी डामाडोल हो रखी है। ओवरऑल भविष्य में हो सकता है सबको सुधार करके बहुत अच्छा बन जाए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो अभी भी देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में नाइस लेक्चर लिख करके बताना ना भूले, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आगे आने वाली वीडियोस से बनाने के लिए, मोटिवेटेड होने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी बात है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जो आगे आने वाली वीडियो होगी दोस्तों वो वीडियो आएगी कल, उस वीडियो में मैं आपका जितना भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन गाइड।